नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करने वाले हो तो उसमें आप किन-किन फैक्टर्स पर ध्यान देंगे ना। तो मैं एक कुछ फैक्टर्स जिन पे आप ध्यान दें, जिनको आप स्टडी करें, एक चेकलिस्ट ही बना लेते हैं ना। कुछ 6-7 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको एक चेकलिस्ट की तरह अगर बना लोगे, नोट कर लोगे और फिर सारे फैक्टर्स पे करके देख लोगे तो आपको आपका जो सिलेक्शन रेंज है बहुत नैरो हो जाएगा और फिर बहुत ही कम स्टॉक बचेंगे। फिर उनमें आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इस चेकलिस्ट का आप इस्तेमाल करें। वही मोटिव है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जब आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर रहे हो आपको ध्यान में रखनी है। तो जो पहली चीज़ है कि आप देखें प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर क्लीन होना चाहिए। क्लीन से मेरा मतलब क्या है, उसकी एक तो इमेज सही होनी चाहिए और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रमोटर चोर हो, ठीक है। अगर अगर प्रमोटर अगर कंपनी में गड़बड़ कर रहा है तो फिर आपका पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। अब ये थोड़ा-सा एक डाइसी चीज़ हो जाती है, सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। अब कैसे पता करें? कई सारी चीज़ें हैं, कुछ इसके लिए आगे हम क्लासेस भी देख लेंगे, बट कुछ चीज़ें जिस पे आप देख सकते हो। पहली चीज़ तो है कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, मिनिमम 40-50%। 50% से ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर जो है वो मेजॉरिटी का मालिक है। वो फिर उसका क्या होता है, उसका स्किन इन द गेम हो जाता है। तो फिर वो क्योंकि उसका मेजॉरिटी है तो वो उसका मतलब रहेगा कि कंपनी को ग्रो करेगा, क्योंकि उससे इंडिविजुअली उसका भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। इसके अलावा आप ऑडिटर का देख सकते हो कि ऑडिटर की कुछ चीज़ें होती हैं कि ऑडिटर कैसा है, बाकी और सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमको देखना चाहिए कि कंपनी ओवर लेवरेज नहीं होनी चाहिए। ओवर लेवरेज का मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक रेशियो होता है, इसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो उसमें हम डेट को डिवाइड कर देते हैं इक्विटी की वैल्यू से। ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि इक्विटी की वैल्यू से कम है, उस पे कर्जा जो है। अब जनरली होता क्या है कि जो कंपनियाँ जिन पे ज़्यादा कर्जा होता है, उनका ज़्यादातर जो उनका कैश होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो वगैरह, वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, वो क्या कहते हैं, आपका इंटरेस्ट पेमेंट और लोन रीपेमेंट में चला जाता है। वो ग्रोथ पे कोई ध्यान दे नहीं पाते हैं। साथ में जब भी कोई इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले इन्हीं का बैंड बाजा बजना है, ठीक है। तो आपको हमेशा अवॉइड करनी है ओवर लेवरेज कंपनियाँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो कंपनी जो ओवर लेवरेज्ड हो वो ख़राब ही हो, अच्छी भी होंगी, वो आपसे मिस भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहाँ पर। बट मेजॉरिटी में यही सिलसिला होता है कि जब भी कुछ दिक्कत आती है बिज़नेस के साथ, इनका बैंड बाजा बच जाता है, जो ओवर लेवरेज होती है, जिन पे ज़्यादा कर्जा होता है, ठीक है। तो कर्जे से कम होगा, जितना कम उतना ही बेटर है। डेट टू इक्विटी 0.2, 0.1, 0.05 बहुत बढ़िया चीज़, ठीक है। अगली चीज़ है कि आप देखिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है कि अपनी रिलेटेड कोई फर्म के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, या कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, जो प्रमोटर से रिलेटेड है, उसके साथ कंपनी के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो आप वो खतरे की घंटी होती है। उस स्टॉक से अगर आपके पास है तो निकल जाएँ, वरना उसमें तो आपको सही ना, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कम से कम होनी चाहिए। अगर हैं, इसका मतलब कुछ खतरे की घंटी है, ठीक है। और ये आपको पता क्या चलेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। तो आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? कंपनी की वेबसाइट से मिल सकती है, बीएसई एनएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा स्क्रीनर पे भी कम एनुअल रिपोर्ट्स डाली होती हैं। तो आप लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट देखें और उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में देखें, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक तरीके से प्रमोटर हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड ही अगला जो जिस पॉइंट पे मैं बात करने आ रहा हूँ, और वो पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए बोर्ड में। अगर आपके बोर्ड में डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है कि भैया कि जो कंपनी का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, वहाँ पे प्रमोटर ने अपने ही मतलब रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को वहाँ पर, अपने संबंधियों को वहाँ पर उसने, फ्रेंड्स एंड फैमिली को वहाँ पर सीट दिला रखी है बहुत ज़्यादा। अगर प्रमोटर पूरा ही आपका जो बोर्ड है वो पूरा ही इस तरीके के लोगों से भरा हुआ है, कंपनी का बोर्ड प्रमोटर की लोगों से, तो इसका मतलब ये खतरे की घंटी है भाई साहब। तो जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, अच्छे अगर डायरेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे वो एक अच्छी चीज़ होती है। मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी से कोई आप जज कर रहे हैं एक तरीके से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्वालिटी को जज करने का तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा जी, अब आपको कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ देखने हैं। तो पहला है कि भैया जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, ये दोनों 15% से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने जो इक्विटी है या फिर जो आपने कैपिटल लगाया उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी में थोड़ा डिफरेंस है। वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे लेते हैं रिटर्न और वो इक्विटी पर। तो ऑब्वियसली भैया देखो, इंडिया में जब कोई भी धंधा आपको करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में 10-15% होता है, ठीक है। तो कंपनी का जो ROC ROE लास्ट 10 ईयर्स का या 5 ईयर्स का वो 15% से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए होती है ग्रोथ कंपनीज, तो कम से कम जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% से ऊपर हो पिछले 5 साल की। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कंपनी ग्रो भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ROC देख लो, ROE देख लो, ठीक है, सेल्स ग्रोथ देख लो, ठीक है, सेल्स ग्रोथ 10% से ऊपर, ROC ROE 15% से ऊपर। अब ये सब चीज़ें एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम कर रही हैं कि भैया कंपनी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, बिजनेस की क्वालिटी क्या है, ये इन चीज़ों से मिल जाएगी। ROC से, ROE से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, प्रमोटर कैसा है, उसकी होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ओवर लेवरेज तो नहीं, डेट इक्विटी कम होना चाहिए, ये सब चीज़ें। एक और चीज़ है कि आपका FII और DII, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी अगर होल्डिंग है कंपनी में, तो भैया ये आपका एडेड एडवांटेज है, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। बिकॉज ये जो फर्म्स होती हैं, बड़ी फर्म्स होती हैं, DIS FIS, इनके जो ड्यू डिलिजेंस होता है उनका ज़्यादा बेटर होता है और उनको अंदर की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको इनसाइडर भी होता है इनके पास, इनकी डिलीजेंस भी ज़्यादा होगी। तो और जनरली जिन भी स्टॉक्स में FII DIS ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनकी रैगिंग करना भी ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हमको एक सेफ्टी मिल जाती है। बिकॉज हमको हमारा स्टॉक मार्केट में गया, अगर हम अपना रिस्क को मैनेज कर लें तो रिटर्न अपने आप बनता है भाई साहब। जैसे बोलते हैं ना वॉरेन बफे की व्हाट आर 2 रूल्स फॉर द स्टॉक मार्केट। तो फर्स्ट इज़ कि नेवर लूज़ मनी एंड सेकेंड रूल इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1 कि आप पैसा ना खोएं, पैसा अपना बना लेंगे मार्केट में, ठीक है। तो FII DII एक होल्डिंग है तो वो हमको एडेड एडवांटेज देगा। इसके अलावा ये एक थोड़ा क्वालिटेटिव पॉइंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट है कि जो प्रमोटर है वो बहुत ही फैन बॉय टाइप का नहीं होना चाहिए। फैन बॉय मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसकी मतलब एक फ्लैम बॉय है, पोस्टर बॉय, इस तरीके से कुछ मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जी रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लार्जर देन लाइफ है कि भैया कि इधर उधर घूम, मतलब मीडिया में बहुत घूम रहा है, IPL टीम्स खरीद रहा है, ठीक है, प्राइवेट जेट खरीद रहा है, यॉट खरीद रहा है, ठीक है, ये सब खतरे का घंटी होती है, ठीक है। या फिर उसने एक प्राइवेट एक कहते हैं रियल एस्टेट में कुछ इन्वॉल्वमेंट है, उसका कुछ रियल एस्टेट में इंफ्रा में जा घुस रहा है, तो ये भी एक खतरे की घंटी होती है। अगर वो आपको दिख रही है अब तुरंत आप स्टॉक से एग्जिट कर दें या फिर उसमें एंटर ही ना करें फर्स्ट प्लेस में। एक और चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज़ में घुस रही है, ठीक है, जहाँ पर ROC ढंग का नहीं आने वाला, तो वो भी एक अच्छी साइन नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ITC कुछ साल पहले होटल बिजनेस में घुसा था, सीधे उनकी PE डी रेटिंग हो गई, सीधे उनका PE गिर गया, उनका स्टॉक गिर गया, क्योंकि होटल का एक्सपीरियंस है भी नहीं ITC को। मतलब ये पुरानी, अब तो ठीक हो गया मतलब स्टॉक, मैं पुरानी बता रहा हूँ। और साथ में अब होटल का क्या है कि वहाँ पर ROC 8% होता है, ठीक है, तो हो गई PE डी रेटिंग हो गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। आखिरी जो चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो कि वैल्यूएशन भी इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए, कि बिज़नेस अच्छा है लेकिन उसको फेयर प्राइस पे खरीदना चाहिए, इसलिए आप वैल्यूएशन चेक करें। तो प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सब अच्छे रेशियोज़ होते हैं, उनको आप देखें। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस टू अर्निंग को हमको सिर्फ इंडस्ट्री के रेफरेंस में चेक करना है। ऐसा नहीं कि हम एक कंपनी को दूसरे सेक्टर किसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम जी, आपने तो भाई आपने देख लिया कि FMCG में कोई अच्छी सी कंपनी देख ली आपने, मान के चलो HUL का प्राइस टू अर्निंग देख लिया, नेस्ले का प्राइस टू अर्निंग देख लिया, उसको आप स्टील कॉर्पोरेशन से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर तो स्टील अथॉरिटी की स्टॉक खरीदोगे और फिर रोगे फिर। तो वहाँ पर आपको उसी की इंडस्ट्री में अगर आप नेस्ले को कंपेयर कर रहे हो तो उसको HUL से कंपेयर करो, FMCG में कंपेयर करो, ठीक है। अगर स्टील वाले स्टॉक कर रहे हो तो स्टील वाले स्टॉक में कंपेयर करो, ठीक है। अगर फाइनेंस के स्टॉक कर रहे हो तो फाइनेंस वालों में कंपेयर करो, तो वो मतलब सेंस बनाता है। तो इंडस्ट्री PE सब बिल्कुल ही कहीं अलग चल रहा है कि भाई जैसे अडानी के शेयर हैं तो उनका PE इंडस्ट्री से अलग ही भाग रहा है, तो भाई वो भी एक खतरे की घंटी होती है, उनसे दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉकों से जिनकी कुछ मतलब अलग ही अंडरस्टैंड चल रही है, मतलब जो उनकी प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यूज़, ठीक है। अभी वैसे कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि प्रीमियम कमांड करती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं पिछले, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया भाई, वो तक अगली फ्री कैश फ्लो बढ़िया कंपाउंड कर रही है, अर्निंग्स बहुत कंपाउंड कर रही है, स्टॉक अलग बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसका PE बहुत ज़्यादा है, उसका इंडस्ट्रीज थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन तब भी वहाँ पर एक सेफ्टी लेयर है क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मैं एक पर्टिकुलर नंबर नहीं मारा था कि प्राइस टू अर्निंग भैया 30 से ऊपर निकल जाओ कि
कब 20 से कम है तो खरीद लो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर इन सब पॉइंट पे ये चेकलिस्ट की तरह है, एक फ्रेमवर्क है कि भाई कि अगर ये है तो बेटर है, ये है तो ख़राब है ना। तो इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप जो है अपने जो 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 जैसे कि जो हमारा जो सेक्टर है उसको बहुत रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 स्टॉक थे, इन सब इस फैक्टर को अप्लाई करोगे मुश्किल से 5-10 स्टॉक बचेंगे। फिर उनमें और स्टडी करके आप 2-4 स्टॉक पे फाइनलाइज